देश के मशहूर उद्योगपति नवीन जिंदल ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। नवीन जिंदल 2004 से लेकर 2014 तक कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के सांसद होते हैं। 2014 में ये इलेक्शन हार जाते हैं और अब 10 साल बाद 2024 में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। हालांकि नवीन जिंदल बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर काफी पहले से कयास लगाए जा रहे थे। अभी हाल ही में जो अंतरिम बजट पेश हुआ तो उसमें नवीन जिंदल ने बजट की काफी तारीफ करी, बजट को बहुत दूरदर्शी बताया। तो यहीं से आइडिया लगने लगा था कि शायद नवीन जिंदल अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर अचानक से जो निष्ठा पैदा हुई है, इसके पीछे कई दूरदर्शी कारण हो सकते हैं। जिंदल के बीजेपी ज्वाइन करते ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक्स पर एक पोस्ट के जरिए तंज कसते हैं। वो लिखते हैं कि जब आपको एक विशाल आकार की वॉशिंग मशीन की जरूरत होती है तो तब ये होना ही था। दरअसल बीजेपी को एक ऐसी वॉशिंग मशीन माना जाता है जिस पर जाते ही सारे दाग गायब हो जाते हैं। नवीन जिंदल पर कोल ब्लॉक एलोकेशन में इरेगुलरिटीज को लेकर 3 केस चल रहे हैं, तो ऐसे में नवीन जिंदल पर भी कई तरह के दाग हैं, तो उन्हें इस तरह की किसी बड़ी वॉशिंग मशीन की सख्त जरूरत थी। ईडी और सीबीआई दोनों ने जिंदल पर मामले दर्ज किए हुए हैं। हालांकि पिछले साल जब इनको बिजनेस टूर के चलते यूएई और ओमान जाना था तो कोर्ट ने इनको इजाजत दे दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई भी कारोबारी, उभरता हुआ कारोबारी या फिर जिसको अपनी एम्पायर फैलानी हो, वो अगर देश में धंधा करना चाहता है तो वो 2 चीजों को कभी इग्नोर नहीं कर सकता। एक, सत्ता पक्ष को चंदा, और दूसरा, सरकारी जांच एजेंसियों का फंदा, यानी ईडी, आईटी, सीबीआई, इनसे बिल्कुल भी नहीं बच सकता। बुद्धिजीवी कारोबारी नवीन जिंदल ने शायद ये सही समझा होगा कि अगर अपनी एम्पायर को फैलाना है, अपने धंधे को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में बीजेपी से पंगा बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। शायद यही वजह रही होगी कि वो काफी लंबे टाइम से बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, और जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे ये लगा कि ईश्वर की कृपा से मुझे सब कुछ मिला हुआ है, नाम, शोहरत, पैसा वगैरह, अब मुझे राष्ट्र की सेवा करनी है, देश सेवा करनी है, पीएम मोदी के सपने को साकार करना है और अपने देश को आगे लेकर जाना है। यानी अपने देश के साथ साथ उन्हें अपने कारोबार की भी चिंता है, कारोबार की चिंता होनी भी चाहिए। जयराम रमेश ने उन पर तंज कसते हुए ये कहा कि 2014 से लेकर 2024 तक वो वैसे भी पार्टी के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे रहे थे। मतलब उनके जाने या उनके रहने से पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नवीन जिंदल के कांग्रेस में रहने से नवीन जिंदल को बहुत फर्क पड़ता। शायद अब ईडी, सीबीआई या जो भी जांच एजेंसियां हैं उन पर नकेल नहीं कसेंगी या अपने फंदे से उनको मुक्त कर देंगी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हमें पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली कंपनियों में खनन कंपनियां टॉप पर है। मतलब खनन कंपनियों में जेएसपीएल और ईएमआईएल, मतलब जिंदल स्टील पावर लिमिटेड और एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर 825 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। तो अब इनको इनके तमाम प्रोजेक्ट्स में जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, अब शायद ये आसानी से मिल जाएगी। अब तो शायद और भी आसानी से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि चंदे के अलावा इन्होंने खुद को फंदे से भी मुक्त कर लिया। यानी जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड के मालिक नवीन जिंदल ने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो अब इनकी परेशानियां कम हो जाएंगी। इलेक्शन के लिहाज से भी ये बहुत जरूरी है। मतलब अभी लोकसभा चुनाव होना है, कुरुक्षेत्र में 10 साल ये सांसद भी रह चुके हैं 2004 से 14 तक। तो अब बीजेपी 2024 के रण में जिंदल के जरिए कुरुक्षेत्र से फायदा उठाना चाहेगी। फंदे के खौफ और चंदे के साम्राज्य की बदौलत बीजेपी में पिछले कई दिनों से बहुत से बड़े बड़े दिग्गज शामिल होते जा रहे हैं। आगे ये फेहरिस्त शायद और लंबी हो सकती है। अचानक से जितने भी बड़े बड़े नेता, अभिनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, इनमें से बहुत से लोग पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करना चाहते होंगे, बहुत से लोग अपने साम्राज्य को बचाना चाहते होंगे, और बहुत से लोगों में अचानक से राष्ट्रभक्ति पैदा हो गई होगी। ये तो इनकी अंतरात्मा ही जानती होगी, या फिर इनका बिक चुका जमीर ही जानता होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।